बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का जो चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें हम बेसिकली फॉर्म्स की स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस कर रहे थे, उसी चैप्टर के अंदर आज हम अपना मिचर पोर्टर 5 जेनरिक स्ट्रेटजीज़ को डिस्कस करेंगे। मिचर पोर्टर का जो मॉडल है, हमने पीछे भी अपने चैप्टर नंबर 2 या 3 के अंदर इसको शॉर्टली डिस्कस किया था कि कैसे मार्केट के अंदर जब एक बिज़नेस इन होता है तो उसको किन किन फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। हमारे पास जो मिचर पोर्टर हैं, इसकी 5 जेनरिक स्ट्रेटजीज़ मौजूद हैं। इसकी जेनरिक स्ट्रेटजीज़ इसीलिए इसको बोला जाता है, पोर्टर की ये वाली जो स्ट्रेटजीज़ हैं, इसको जेनरिक स्ट्रेटजी इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्ट्रेटजीज़ के डिफरेंट लेवल्स मौजूद हैं। जैसे वो ये कह रहे हैं, हमारे पास कॉस्ट लीडरशिप की स्ट्रेटजी होती है, डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटजी होती है एंड प्रोडक्ट फोकस की स्ट्रेटजी मौजूद होती है। हमारे पास ये जो मेजर पोर्टर की 5 जनरल स्ट्रेटजीज़ हैं, यहाँ पे स्ट्रेटजीज़ को टाइप 1 से लेके टाइप 5 तक क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको मज़ीद जूम कर लूँ तो आपके लिए ये आसानी हो जाएगी। अब टाइप 1 स्ट्रेटजी मतलब कि मैं डायग्राम की तरफ लेकर आता हूँ, तो आप ये देखें कि मेरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पर जेनरिक स्ट्रेटजीज़ हैं, और इन जेनरिक स्ट्रेटजीज़ के अंदर तीन किस्म की अटेंशंस होती हैं, या 3 किस्म की कैटेगरीज या अप्रोचेज़ में डिवाइड किया गया है। पहली कॉस्ट लीडरशिप वाली अप्रोच है, दूसरी डिफरेंशिएशन की है, और तीसरी फोकस की है। और दूसरी साइड पे साइज़ ऑफ मार्केट है, एक साइड पे लार्ज मार्केट है और दूसरी साइड पे आपकी स्मॉल मार्केट है। वो ये कहता है कि हमारे पास जो लार्ज मार्केट है, लेकिन वो कॉस्ट लीडरशिप बनना चाहती है। कॉस्ट लीडरशिप से मुराद ये है कि मार्केट में उसकी जो प्राइस है या उसकी जो प्रोडक्ट है, वो बेहतर दामों में लोग ख़रीद सकें। अब इसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 किस्म की जो है प्रोडक्ट्स आ जाती हैं या स्ट्रेटजीज़ आ जाती हैं। टाइप 1 जो स्ट्रेटजी होती है उसमें कॉस्ट लीडरशिप मतलब कि लो कॉस्ट है, और टाइप 2 वाली स्ट्रेटजी वंस अगेन ये कॉस्ट लीडरशिप है, इसमें बेस्ट वैल्यू है। मतलब कि आप कम से कम कीमत में एक चीज़ दे रहे होते हैं और दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू उसको देने की कोशिश करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी आपकी आती है जी, इसमें डिफरेंशिएशन की, ये आपकी टाइप 3 स्ट्रेटजी होती है। ये इसमें मार्केट का साइज़ तो लार्ज होता है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करें। मतलब ये कि मार्केट में अपनी जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट में और दूसरे की प्रोडक्ट में एक डिफरेंस वाज़िया तौर पे होना चाहिए। फोर्थ वन इज़ द फोकस स्ट्रेटजी। फिफ्थ वन इज़ आल्सो इज़ अ फोकस स्ट्रेटजी, जिसमें आपकी लो कॉस्ट और बेस्ट वैल्यू होती है। यहाँ पे आपकी जैसे आप देख सकते हैं कि फोर्थ एंड फिफ्थ टाइप की जो है स्ट्रेटजी, इसमें मार्केट का साइज़ तो स्मॉल होता है, लेकिन ये वाली जो है जेनरिक स्ट्रेटजी किस पॉइंट पे ज़्यादा लिंक कर रही होती हैं, ये मार्केट को फोकस कर रही होती हैं। फोकस के लिए उनका पर्पस जो है वो कुछ भी हो सकता है। मतलब कि वो किस ग्रुप को फोकस कर रहे हैं, क्या वो टीनेजर्स को फोकस कर रहे हैं, क्या वो अडल्ट को फोकस कर रहे हैं, या किसी और मार्केट सेगमेंट को फोकस करके अपनी जो मार्केट है उसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं। मैं ऊपर ज़रा आता हूँ क्वेश्चन जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। तो स्टूडेंट, ये वाला जो पैराग्राफ है, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर यहाँ तक आपने क्या करना है, मटेरियल को अपने इंट्रोडक्शन के अंदर ऐड करना है। ठीक है, जब भी आप ये क्वेश्चन लिखेंगे, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आपने मिचर पोर्टर की ये बेसिकली हिस्ट्री है, ठीक है, हिस्ट्री के बाद आपने शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देना है। उस इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये जो 3 अप्रोचेज़ यूज़ हो रही है ना जेनरिक स्ट्रेटजी के अंदर, मतलब कॉस्ट लीडरशिप, डिफरेंशिएशन एंड फोकस, इसके बारे में यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है फेडरर आर डेविड की बुक के अंदर। जैसे आप ये देख लें, ये फोकस का मतलब उसने बताया हुआ है कि इसका मतलब क्या होता है कि आप प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और उसके साथ ही उसने बेस्ट वैल्यू के बारे में भी बताया हुआ है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन के बारे में भी बताया हुआ है। यहाँ पे एक एक लाइन के अंदर इसकी डिटेल मौजूद है, तो ये आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपने इसकी डिटेल जो है नीचे अपने क्वेश्चन के लेंथ को बढ़ाने के लिए इसको ज़रूर इसमें ऐडअप करना है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जी कि सर क्या हमें फ़िगर बनानी चाहिए? जो फिगर आपने ज़रूर बनानी है जी, ठीक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन का 50% पार्ट होता है ना इस तरह के क्वेश्चंस पे, उस पर ज़्यादा डिपेंड आपकी ये डायग्राम्स कर रही होती हैं, क्योंकि इससे आपकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं। नेक्स्ट आगे मैं थोड़ा सा आता हूँ, अगर मैं मज़ीद आगे आता जाता हूँ, ये जो मैंने चीज़ें आपको पढ़ाई हैं उस सब की डिटेल मौजूद है। जैसे डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी आपकी टाइप 3 है, इसमें आप फॉर्म जो है वो डिफरेंस एक क्रिएट करती है किसी भी पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है। अब थोड़ा सा मज़ीद आगे आ रहा हूँ मैं। हाँ, स्ट्रेटजीज़ फॉर कंपीटिंग, अच्छा इसको आप छोड़ दें, ठीक है।
यहाँ पर आ जाए मीन्स फॉर अचीविंग स्ट्रेटजी, कौन कौन से ऐसे ज़राए होते हैं जिनकी मदद से आप अपनी स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो पूरा कर सकते हैं। वो ये कहते हैं कॉपरेशन अमंग कंपेटिटर्स। देखें कंपेटिटर्स वो लोग होते हैं जो हस्ब इख्तलाफ होते हैं, जो आप ये समझ लें कि आपसे मार्केट के अंदर मुकाबला करने के लिए बैठे होते हैं, लेकिन उनके साथ भी आप कॉपरेट करें। फॉर एग्जांपल उनको अगर किसी टाइम पे किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप फौरी तौर पे पूरी करें। उनको अगर किसी कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप इन्फॉर्मेशन उनको साथ साथ प्रोवाइड करते जाएँ। इससे फिर क्या होगा, इससे आपके और उनके ताल्लुकात में एक बेहतरी आएगी। जब आप पे मुश्किल टाइम आएगा तो वो भी आपको जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सेकंड वन इज़ द जॉइंट वेंचर या पार्टनरिंग की बात कर रहे हैं। तो जॉइंट वेंचर ये होता है कि दो या दो से ज़्यादा बिजनेसेस आपस में मिल जाते हैं। ये भी जो है एक सही तरीक़ेकार है अपनी स्ट्रेटजीज़ को पूरा करने के लिए। और कोऑपरेटिव अरेंजमेंट्स यानी मिल के आप कोई अरेंजमेंट करें। फॉर एग्जांपल आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, आप कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो उसमें दूसरे लोगों को या दूसरे बिजनेसेस को अपने साथ ज़रूर मिलाएं ताकि वो दोनों मिल के कोई बड़े लेवल का बिज़नेस कर सकें या एक्सपेंड कर सकें। नेक्स्ट वन इज़ द मर्जर या एक्विजिशंस की बात कर रहे हैं। मर्जर दो कंपनीज मर्ज होकर कोई नया नाम देती हैं, जैसे सोनी एरिक्सन की एग्जांपल है यहाँ पे, नोकिया लूमिया की एग्जांपल है यहाँ पे। और दूसरा ये जो है एक्विजिशन में क्या होता है कि कोई एक कारोबार दूसरे कारोबार को एक्वायर कर लेता है, मतलब उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को ख़रीद लेता है। ठीक है, सो हेयर इज़ द डिटेल। लें जी, उसके बाद आगे मैं थोड़ा सा चलता हूँ मज़ीद क्विकली। यहाँ पे हमारे पास हाँ कुछ रीज़न्स आती हैं जी। ये अक्सर औक़ात क्वेश्चन में इस तरह पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वाई की रीज़न्स वाई मैनी मर्जर्स एंड एक्विजिशंस फेल। क्या उसकी रीज़न्स हैं कि मर्जर्स और एक्विजिशंस जो हैं वो फेल हो जाते हैं। वो कहते हैं इंटीग्रेशन डिफ़िकल्टीज़ हैं, इनएडिक्वेट इवैल्यूएशन ऑफ टारगेट, लार्जर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेट्स होते हैं, इनएबिलिटी टू अचीव सिनर्जी, टू मच डाइवर्सिफिकेशन, मैनेजर्स ओवरली फोकस ऑन। मतलब कि इसमें ये होता है कि बिज़नेस जब उसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है तो अक्सर औक़ात जो काम करने वाले मैनेजर्स होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि हम किस वैरायटी को डील करें और किस को ना करें। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये रीज़न्स होती हैं कि आपकी स्ट्रेटजीज़ की फेलियर्स की। कहते हैं नेक्स्ट पे सम लार्ज मर्जर्स कम्प्लीटली ग्लोबल इन 2009। कहता है जी जो मर्ज हुई हैं फॉर्म, मतलब कि उनके कैपिटल में बता रहा है कि कितना इजाफा होगा 2009 से ऑनवर्ड है। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो उसने हमें बताई हुई है यहाँ पे। ठीक है, कहता है जी कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ मर्जिंग विद और एक्वायरिंग द अनदर फर्म। अगर आप मर्ज करते हैं या किसी दूसरी फर्म को एक्वायर करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। उसमें वो कहते हैं टू प्रोवाइड इम्प्रूव कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, टू मेक बेटर यूज़ ऑफ द एग्जिस्टिंग सेल्स फोर्स, टू रिड्यूस मैनेजरियल स्टाफ, टू गेन इकोनॉमिक ऑफ स्केल, टू स्मूथ आउट सीजनल ट्रेंड इन सेल्स, to gain access to the new supplier, to gain new technology, to reduce tax obligations। ठीक है, ये कुछ इसके फाइनेंशियली बेनिफिट्स हैं जिससे क्या होता है कि मर्जर से या एक्विजिशन ऑफ द फॉर्म से बेनिफिट होता है। उसके बाद वो कहते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात कर रहा है कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अब ये इसमें फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होता है। अक्सर औक़ात पेपर के अंदर ये नोट आ जाता है जी। फर्स्ट मूवर एडवांटेज ये है कि जब भी मार्केट के अंदर कोई न्यू एंट्री होती है या न्यू अपॉर्चुनिटी डेवलप होती है तो उसमें आप मूव करते हैं, कोशिश करते हैं कि आप पहले आ जाएं, एडवांटेज लें, ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को करें, काउट करें। ठीक है, से उसमें कुछ बेनिफिट्स आपके सामने आ रहे हैं। वो ये कहते हैं, मैं बेनिफिट्स आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं बीइंग द फर्स्ट मूवर कैन बी स्पेशली वाइज व्हेन सच एक्शंस build a firm's image repute with the buyers. Second one is the produce cost advantage other rivals. Third one is the create strongly loyalty customers. Fourth one is the make imitations or duplications by the rival hard or unlikely। ठीक है, ये कुछ फर्स्ट मूवर के क्या होते हैं, इसके अंदर एडवांटेजेस होते हैं। ये कुछ कंसेप्ट्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद ना ये कुछ कंसेप्ट्स हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये पेपर में आते होते हैं 2 नंबर के या 5 नंबर के। अब अगला कोई कंसेप्ट आ रहा है जी यहाँ पे सोर्सिंग क्या होता है। BPO एक टर्म आई हुई थी, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसमें जैसे मैंने आपको बताया हुआ था पिछले कुछ लेक्चर्स के अंदर कि एक हमारे पास आउटसोर्सिंग टर्म होती है, एक सोर्सिंग होती है। सोर्सिंग के अंदर हम अपने ज़राए इस्तेमाल करते हैं। आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है, किसी और का सोर्स हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक चीज़ एक जगह से दूसरी जगह लेकर जानी है तो हम कहते हैं कि हम बजाय अपना नया ट्रक ख़रीद लें 50 लाख का, तो हम किराए पे ले लेते हैं ट्रक। तो उसका किराया हम 50,000 रुपये दे देंगे। कितनी बचत हो गई आपको? बचत फिर हम निकालते हैं, सर हमें तो 49,50,000 की बचत हुई है। तो आउटसोर्सिंग के कुछ बेनिफिट्स क्या होते हैं उसने बताया हुआ है। इट लेस एक्सपेंसिव है, इट अलाउ द फर्म टू फोकस ऑन द कवर बिजनेस,
इट इनेबल द फर्म्स टू प्रोवाइड द बेटर सर्विसेज। और उसके बाद वो ये कहता है फ्लेक्सिबिलिटी होती है और कंसनट्रेट आपका होता है। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, ये आपने एक दफ़ा इसको डिस्कस कर लेने हैं। उसके बाद आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है कैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इंप्लीमेंट की जाती है, उसके लिए हेल्पफुल होती है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर हमारे पास यहाँ पे एजुकेशनल जो है इंस्टीट्यूशंस आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनका मकसद क्या होता है कि सिर्फ वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए उसकी सपोर्ट करना है। उसके बाद वो कहते हैं मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे आपके हॉस्पिटल्स होते हैं, ये भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इनको डील करने के लिए भी एक बाकायदा किस्म का प्लान बनाया जाता है, जिसमें हम हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट होती है उसको आगे तक लेकर चल रहे होते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज़ एंड डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट के डिफरेंट किस्म की जो एजेंसीज़ होती हैं, जैसे टैक्स कलेक्शन की होती हैं, फेडरल की होती हैं, म्यूनसिपल एजेंसीज़ होती हैं, ठीक है। उनके लिए जो स्ट्रेटजीज़ हैं वो डिफरेंट किस्म की बनती हैं। उनका बेसिक मकसद ये होता है कि हम क्या करें, अपने काम को कंप्लीट करें और बगैर किसी प्रॉफिट के लोगों की वेलफेयर के लिए काम करते जाएं, ठीक है। ओनली वन पैराग्राफ इज़ इनफ। उसके बाद आगे हम चलते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन स्मॉल फर्म। स्मॉल फर्म के लिए स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इतना ज़्यादा रोल नहीं रखती वहाँ पे, क्योंकि हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बड़ा वो होता है, शॉर्ट होता है, और उसके लिए स्ट्रेटजी जो होती है वो ज़रा डिफरेंट लेवल की बन रही होती है। अगर हम आगे थोड़ा सा आते हैं तो चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट आपने इसका जो कंक्लूजन है वो ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि इसके कंक्लूजन के अंदर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें होती हैं जो चीज़ें हम पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते। सो इट इज़ आवर लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हमारी स्ट्रेटजीज़ जो हैं उसकी कितनी टाइप्स हैं, और हमारा जो मेजर पोर्टर 5 जेनरिक स्ट्रेटजीज़ वाला मॉडल है, उस मॉडल के अंदर हमने मार्केट को किन 3 अप्रोचेस के अंदर डिवाइड किया हुआ है, और स्मॉल और लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर किन किन किस्म की स्ट्रेटजीज़ चल रही होती हैं। सो जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें। अपना ख्याल रखें जी, इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।